ओके जी। सो आज हमारे टॉपिक में जो शामिल है वो है एडवांस क्वालिटेटिव एनालिसिस यूजिंग इनविवो। आज के प्री रिक्विजिट में या जो रिकमेंडेड है इस वर्कशॉप को अटेंड करने से पहले, क्योंकि इसमें जो मोस्टली पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रीवियस वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि बेसिक क्वालिटेटिव एनालिसिस का नॉलेज होना प्लस इनविवो के अंदर नोट क्या है, नोट को क्रिएट कैसे करते हैं, हम लिटिल बिट प्रैक्टिस आज भी करेंगे, लेकिन इन डिटेल ये तमाम जो चीजें हैं डिस्कस हो चुकी हुई हैं क्वालिटेटिव रिसर्च वर्कशॉप 1 जो कि 4 फेब को कंडक्ट हुई थी और उसकी वीडियोस यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। जस्ट सर्च माय गूगल माय नेम या आदिल बिलाल ऑन यूट्यूब, लेक्चर मिलेंगे, उसके अंदर जो लिखा होगा अप्लाई मतलब बेसिक क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव टेक्निक्स की जो वर्कशॉप है 4 फेब को वो जो थी हमारी कंडक्ट हुई थी, तो उसके लिए जरूरी है। तो आज हम लोग जो एनालिसिस करना जा रहे हैं वो है एडवांस क्वालिटेटिव प्लस बिग डाटा। क्या है बिग डाटा एनालिसिस? उस वर्कशॉप में हमने सिर्फ ग्राउंडेड थ्योरी को फोकस किया था। आज हम ग्राउंडेड थ्योरी के इक्विवेलेंट अप्रोच, जो काफी डिफिकल्ट और बहुत ही ज्यादा लोग समझते हैं कि इसे करना बड़ा नामुमकिन टाइप चीज है, एनालिटिकल इंडक्शन। आज से वो इंट्रोडक्शन की हद तक, और वो बेसिकली जिनको क्वालिटेटिव में ग्राउंडेड थ्योरी का पता है उनको एनालिटिकल इंडक्शन समझ करने में इशू नहीं आएगा। और तमाम हमारी उस लेक्चर की स्लाइड्स, हर चीज उस वीडियो के साथ नीचे आप डिटेल में जाएंगे तो वहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जिन लोगों ने आज हम लोगों को पहले दफा ज्वाइन किया। इसके बाद आज के लेक्चर में हम देखेंगे पिक्चर, ऑडियो, वीडियो को एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्विटर, फेसबुक का डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है। इनके सोशल साइंसेज में ट्विटर पे पड़ा डाटा एक हमारे लिए बिग डाटा का माने रखता है, तो हमने उसके ऊपर कैसे चीजों को एनालिसिस परफॉर्म करना है। ज्यादातर फीचर प्रो के हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सोशियोग्राम एनालिसिस की या एगोसेंट्रिक की, तो वो तमाम के तमाम फीचर जो है वो प्लस वेरिएंट में अवेलेबल है। और मोस्टली कॉर्पोरेट लेवल पे या एडवांस क्वालिटी जहाँ पे आपके पास फंडिंग है और आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है जब आपकी वो वाली पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है जो आपके डिस्टेंस के करीब भी नहीं। डिस्टेंस बहुत दूर है, लेकिन करीबी डिस्टेंस वाले रिसर्च भी हम खुद परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग पाकिस्तान लेवल पर रिसर्च कर रहे होंगे तो फिर आपका प्रो वेरिएंट जवाब दे देगा, फिर आपको प्लस वेरिएंट लेके चलना पड़ेगा। प्लस वेरिएंट 15 डेज का वेरिएंट आपको मिलता है। बाकी हम लोग अभी कोशिश में हैं कि जो लोग खरीदना चाहते हैं दे शुड कॉन्टेक्ट मी, तो हम फिर एक क्यूमुलेटिव प्राइस ले लेंगे सब लोगों के लिए, ताकि सब लोग फिर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकें। प्रो वेरिएंट जनरली यूज होता है, उसकी प्राइस बहुत मिनिमम है 5000 समथिंग, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर प्लस वेरिएंट की। अगर प्लस वेरिएंट क्या प्राइस स्टूडेंट को देते हैं, जो स्टूडेंट के लिए वो कहते नहीं रिकमेंडेड, ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिकमेंडेड है, बट वी हैव। तो आज हम जो भी प्रैक्टिस है तो इसमें प्रो के फीचर, लेकिन मैंने प्लस फीचर के साथ आपके सामने हूँ। हम प्लस फीचर के साथ इसको इंस्टॉल करेंगे। प्रो और प्लस में सिर्फ थोड़ा सा कमांड ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएंगी। पहले हम एक फर्ज करें कि इस जगह पे 2 कमांड नजर आ रही थी, तो अब जब मैं उस फीचर को रन करूंगा तो वहां पे 4 कमांड हमारे सामने नजर आना शुरू हो जाएंगी। इट मीन अब इस फैमिलियर होना है। अगर आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है तो नो इशू, तमाम वीडियोस जिस तरह आपको इस प्रोजेक्टर स्लाइड पे नजर आ रहा है व्यू, इस सेम व्यू आपका यूट्यूब की वीडियोस पे अवेलेबल होगा। सो बाय प्लेइंग पास आपको तमाम स्टेप 1 बाय 1 समझ आ सकते हैं। बेसिक तो इसी तरह यस सेम, हम उसका डेमो जो है वो आपको दिखा देंगे। हाँ जी, हम आपको दिखा देंगे और आपको भी ब्रेक टाइम में आपको दिखा दूंगा हाउ इट लुक लाइक। वो हाई क्वालिटी 1080p पे अवेलेबल है आपके लिए। तो तमाम वर्कशॉप जितनी भी मेरी सीरीज 2017 में स्टार्ट हुई सारी की सारी अपलोड है। सो जो हम लोगों ने थोड़ा नॉलेज जो भी हमने शेयर करने की कोशिश की है तो आज अवेलेबल, क्या आप उसके अंदर स्किल्स और नोट्स और स्लाइड्स तमाम चीजें आपके इसके ऊपर अवेलेबल है। तो आज हम प्लस फीचर के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा सबसे पहले कि इनविवो में 2 तरह की स्पेसेस हैं। एक स्पेस होती है इनविवो की इनसाइड प्रोजेक्ट का हिस्सा, एक स्पेस होती है एक्सटर्नल। तो जब वीडियोस और पिक्चर का एनालिसिस करते हैं तो अल्टीमेटली वीडियोस का साइज बहुत हैवी होता है, और जनरली जब आप अभी 10 मिनट या 20 मिनट की वीडियो मोबाइल से कैप्चर करते हैं, वो 2 GB 3 GB की वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड होती है एक अच्छे रिजल्ट के अंदर। तो इनविवो में हम आज ये भी देखेंगे कि एक्सटर्नली डाटा कैसे सेव होता है, इंटरनली डाटा कैसे सेव होता है, क्योंकि इनविवो की जो प्रोजेक्ट फाइल साइज है, इनविवो का साइज है वो मैक्सिमम 10 GB है। इनविवो 10 में 4 GB था,
अब इसका है 10 GB। अब मैक्सिमम डाटा 10 GB तक जो है वो वीवो की फाइल के अंदर, वीवो के अंदर स्टोर करेंगे। अदरवाइज आपको तमाम डाटा फिर एक्सटर्नली लिंक करना पड़ेगा। जिन लोगों को पहले से फैमिलियरिटी है, एक इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज जो वीवो का इनर पार्ट है, जिन वीवो की फाइल में पड़े हैं, आपको लगा से किसी CDEF में सेव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके फाइल साइज कम हो गया, वीवो 10 GB तक आपको वो सपोर्ट करता है। फिर सोशोग्राम होगा। सोशोग्राम में हम वर्टेक्स पढ़ेंगे, एजिस को पढ़ेंगे, उसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रलिटी को पढ़ेंगे। तो ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा, जो स्लाइड्स का लेक्चर है कि हम लोगों ने जो डिस्कस करना है, एनालिटिकल इंडक्शन क्या है और ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है। सो इन चीजों से पहले मैं चाहता हूं कि जो नए लोग बैठे हैं, क्वालिटेटिव का हम लोगों को एक बखूबी इल्म है। क्वालिटेटिव इज अ सर्च ऑफ वर्ड्स। मेरी सिंपल डेफिनेशन है, क्वालिटेटिव इज अ सर्च ऑफ वर्ड्स। जब आप नंबर्स की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव में, इसको बड़ा कंसाइज और प्रिसाइजली मैं लेके चल रहा हूँ, वरना इस पे भी काफी डेप्थ में बातें हो सकती हैं। तो जब आप लोग क्वालिटेटिव का वर्ड आपके ज़हन में आए तो फौरन आपके ज़हन में वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आपके ज़हन में क्या आना चाहिए? इंटरव्यूज। आपके ज़हन में आना चाहिए एंथ्रोपोग्राफी। आपके ज़हन में आना चाहिए सेमेंटिक्स रिसर्च, रोमांटिक रिसर्च। तो आपने इन चीजों को, इमोशंस को लेके चलना है। तो हमने ग्राउंडेड थ्योरी को डिस्कस किया है। ग्राउंडेड थ्योरी जो लास्ट में थी कि ग्राउंडेड थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसके अंदर आप लोगों के इंटरव्यूज के ऊपर एनालिसिस करते हो, उसके ऊपर कोडिंग करते हो, और कोडिंग करने के बाद थ्योरी को जनरेट करते हो। बेसिकली क्वालिटेटिव अप्रोच जो है वो एक इंडक्टिव अप्रोच है, जिसके अंदर थ्योरी को जनरेट किया जाता है। बिसाइड जो क्वालिटेटिव है वो डिडक्टिव अप्रोच है, जिसमें थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। तो जो हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप आ रही है मिक्स मेथड रिसर्च पे, उसमें यही चीजों को हम आंसर को देंगे कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट क्वालिटेटिव रिसर्च इनटू क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इनटू क्वालिटेटिव रिसर्च, कि हम इनको आपस में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जनरली जो जॉन क्रेसवेल के मुताबिक जो एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल रिसर्च मेथड डिजाइन है कि आप जब थ्योरी को जनरेट करते हो, आप थ्योरी को टेस्ट करते हो उसके फौरन बाद। तो आज जो हमारे वर्कशॉप वो थ्योरी जनरेशन की तरफ है। हम थ्योरी बनाएंगे, एक सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है लोगों के अल्फाज में, हम उसको निकाल के प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सो न्यूरो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए, हाउ क्विक यू कैन रीच देयर। तो ग्राउंडेड थ्योरी के साथ पहले एनालिटिकल इंडक्शन, मैंने ग्राउंडेड थ्योरी की भी 2-3 स्लाइड शामिल किए ताकि ग्राउंडेड थ्योरी भी रिमाइंड हो जाए, और साथ में एनालिटिकल इंडक्शन को भी डिस्कस किया। ओके, व्हाट इज एनालिटिकल इंडक्शन? एनालिटिकल इंडक्शन इज एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ डाटा इन व्हिच द रिसर्चर सीक्स यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशंस। यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन, इट मीन द वॉइस ऑफ एवरीबॉडी, द वॉइस ऑफ एवरीबॉडी। आपको कोई भी आदमी जब बात करेगा वो कहेगा जो ये बात कर रही है वो यही बात करेंगे, ये बात कर रहे हैं वो यही बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे बैठे 20 लोग हैं, अगर हम में से कोई एक भी पर्सन डेविएट कर देगा तो वो यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम से डाटा लिया जाएगा तो 20 करोड़ की 20 करोड़ आवाम उस बात से एग्री करेगी, कोई भी उनसे डिसएग्री नहीं करेगा, कोई भी उनसे डेविएट नहीं करेगा। इट्स द ब्यूटी ऑफ एनालिटिकल इंडक्शन। Now you can understand how is it possible कि 20 billion people को एक ही बात के ऊपर राजी करना है। पर है कुछ यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन, मिथ है, Like politicians are corrupt. generally, yeah, no one going to deviate. Understand? ये तो है। इसको only को support कर रहा हूँ। Okay. So, universal explanation of phenomena by pursuing the collection of data until no case that are inconsistent with the hypothetical explanation. Deviate and negative cases of a phenomenon are found. अगर मैं कहता हूँ सूरज मशरक से निकलता है, no one going to deviate. ये सभी मिथ है। अब वक्त के साथ साथ ये मिथ इकट्ठे होते चले गए और हमारे अंदर बहुत सारे मिथ है, लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी में कुछ ऐसे मिथ हैं जिनके ऊपर से पर्दे को उठाना जरूरी है। इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इसी जमाने में कोई भी डेविएट नहीं करता था, आज आकर हमने डेविएशन भी शुरू कर दी इसके ऊपर से। 1 प्लस इज इक्वल टू 2, कोई भी डेविएट नहीं करता था, आज हम 1 प्लस 2 नहीं कहते, 2 प्लस 7 बोलते हैं। 1 प्लस 1 2 नहीं होता। तो ये हमारे पास टूल्स आ चुके हैं, कंप्यूटर आ चुके हैं, सब सुपर कंप्यूटर आ चुके हैं, मेथड एडवांस हो चुके हैं, नॉलेज हमारे पास
हजारों की तादाद में अवेलेबल, लाखों करोड़ों की, मतलब फिंगरप्रिंट में अवेलेबल है लाइक ए सैंड। तो अब हमने उसके दरमियान से भी यूनिवर्सल जब लिख निकालना है तो वहां पे आपको सपोर्ट करती है एनालिटिकल इंडक्शन। सो इट्स नॉट ए कॉन्सेप्ट के इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप जो भी रिसर्च करें कोई भी बंदा उसे डेविएट न करे। सो लोगों को था कि why we can't do analytical induction, so this is the reason, so what is the process? Rough definition of the problem, जनरली जब भी आप क्वालिटेटिव सर्च करते हैं आपके पास एक प्रॉब्लम होती है। अब फिर मैं वही बात कहता चलूं, क्योंकि मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है कि जब भी आप लोगों ने क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करना है तो आपके पास प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू नहीं करते। प्रीवियस नॉलेज तो होता है पर लिटरेचर रिव्यू नहीं करते। लास्ट वर्कशॉप में डिस्कस किया था और लोगों का ख्याल था क्यों नहीं लिटरेचर रिव्यू करते। सब लिटरेचर रिव्यू करते हैं लेकिन जिस प्रॉब्लम पे पहुंचे होते हैं उसके ऊपर लिटरेचर में बात ही नहीं हुई होती। अल्टीमेटली आप रिसर्च कर रहे हैं, आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, करते करते पहुंचते हैं यार इस पूरे तमाम लिटरेचर में फलां क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे, वहां पे लिटरेचर साइलेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि लिटरेचर रिव्यू तो आप कर ही नहीं सकते। आपने लिटरेचर रिव्यू किया बट इट्स नॉट रेलेवेंट टू अस। अल्टीमेटली आप कोई भी टॉपिक जब सर्च करते हैं, किसी भी एरिया पे जब काम करना चाहते हैं तो आपका लिटरेचर सपोर्टिंग होना चाहिए। जब आपको लिटरेचर सपोर्टिंग नहीं मिलता तो फिर लिटरेचर रिव्यू कैसे कर सकते हैं हम उस पर। तो अल्टीमेटली जब क्वालिटेटिव में रिसर्च करते हैं तो जो स्टेटली कहता हूँ कि इसके ऊपर लिटरेचर अवेलेबल नहीं होता तो लिटरेचर रिव्यू नहीं करते। बाकी हमें प्रॉब्लम मिलती है, हम उस प्रॉब्लम पे डायरेक्ट चले जाते हैं। आपके पास बस 1 2 3 सीनियर लोग हों जो आपको गाइड कर रही हों तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। आपका रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए और रिसर्च क्वेश्चन ऐसा जिसके अंदर से कुछ निकालना चाहते हैं, चाहे वो ग्राउंडेड थ्योरी है चाहे वो एनालिटिकल इंडक्शन है, आपके पास रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए। तो रिसर्च क्वेश्चन होता है तो हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। आप क्या अज्यूम करेंगे, आप क्या अज्यूम करेंगे। जिस तरह मैं आज की अपने एग्जांपल की बात करता हूं कि हम टेररिज्म को क्या इंटरनल सिक्योरिटी की वीकनेस के साथ अटैच कर सकते हैं, ये मेरी हाइपोथेटिकल डिडक्शन है। यस सर, नो, आंसर यस सर, नो में होगा। अब मैं इसके ऊपर सर्च स्टार्ट कर देता हूं। पहले प्रॉब्लम थी ना टेररिज्म प्रॉब्लम और उसको अटैच करना। आपने कोई भी हाइपोथेसिस जिन बनाना कि मैं इस बिलीफ के साथ चलता हूं। Is it fine to have a hypothesis in qualitative research? Sir, hypothetical explanation of problem. I'm not going to propose hypothesis. Qualitative research की last outcome क्या होता है? Generation of hypothesis. Quantitative में testing of hypothesis, इसमें generation of hypothesis. I'm telling about sharing about hypothetical explanation of problem. I'm not going to help. वो भी हमारा है। हो सकता है कि जब हम टेररिज्म और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो अंदर से पता नहीं क्या निकलेगा। अभी हमने सोचा कि क्या इसका अटैचमेंट है, अगर है तो ये होगा, अगर नहीं है तो ये होगा। मतलब एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। यू आर नॉट गोइंग टू प्रपोज पोस्टुलेट एनी हाइपोथेसिस। ये आखिर ये इसका लास्ट आउटकम होगा जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। देन फिर आप उस प्रॉब्लम को लेके केसेस के साथ इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे। 30 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आप इंटरव्यू को लेके चलेंगे, उनको आपस में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम कैसे है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट टू चेक द अवेयरनेस लेवल ऑफ रिगार्डिंग स्ट्रेस इन यूनिवर्सिटी टीचर्स, तो मेरी क्या हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन ये होगा कि शायद हमारे कल्चर में टीचर्स को अवेयरनेस नहीं है स्ट्रेस के बारे में। आप उसके मैक्सिमम आउटकम सोचेंगे, आप उसके मैक्सिमम आउटकम सोचेंगे। आप उसको हाइपोथेटिकली सोचेंगे अगर आउटकम है तो उसकी वजह से ये फैक्टर होने चाहिए, अगर स्ट्रेस है तो उसकी वजह से ये फैक्टर होने चाहिए, अगर स्ट्रेस नहीं है तो उसकी वजह से ये फैक्टर होने चाहिए, अगर ये फैक्टर पाए जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में। इट मीन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग कि आप अपने आप को एक रूम बना के उसमें कैद करने वाले हैं। एक रूम बना लेंगे ना आप, जिसको जो आपके थॉट्स का, आपके बिलीफ का, आप उसके अंदर अपने आप को संभालेंगे, फिर उसी के अंदर रहते हुए काम करेंगे। वरना तो अगर आप डेप्थ में जाते जाएंगे तो फिर तो आपको 20 करोड़ आवाम पाकिस्तान की एक दूसरे से मुख्तलिफ मिलेगी, इनमें तो यूनिटी है ही नहीं। लाइक ये क्वालिटेटिव रिसर्च की स्ट्रक्चर डिजाइन में दिस इज इंपॉर्टेंट टू हैव that main thing. In spite of literature review, you should go for hypothetical explanation of the problem. If you are conducting an analytical induction, I guess that will support you in any methodology like focus group discussion. ये तमाम चीजें, फोकस ग्रुप जो होता है, आपका इंटरव्यू होता है, फोकस आपके एथनोग्राफी होती है, तमाम के तमाम एनालिटिकल इंडक्शन लगती है, ग्राउंडेड थ्योरी लगती है। ग्राउंडेड थ्योरी मेथड भी है, ग्राउंडेड थ्योरी मेथोडोलॉजी भी है। लोग ये करते हैं कि ये एक मेथड है सिर्फ,
केस स्टडी लहदा है और ग्राउंडेड थ्योरी लहदा। लास्ट टाइम भी मैं डिस्कशन हुई थी, मैंने जी केस स्टडी एक लहदा है, उस अंदर जब आपने इंटरव्यू लेके डेटा एनालिसिस करना है, जब आप डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथोडोलॉजी देख रहे हैं, तो ग्राउंडेड थ्योरी मेथोडोलॉजी भी है, मेथड भी है, मेथोडोलॉजी भी है, लेकिन उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं कि जब आप आज वी आर नॉट ए पॉजिटिविस्ट, वी आर नॉट ए इंटरप्रेटिविस्ट, वी आर द प्रैग्मेटिस्ट। हम चीजों को मर्ज करके चलेंगे, जो चीज हमारे सेटिंग में फिट होती है हम उसके मुताबिक चीजों को लेकर चलना है। लोग पहले बिलीव नहीं करते थे, नहीं नॉट पॉसिबल, लेकिन अभी तो हम अगला जो हम कह रहे हैं रेवोल्यूशनिस्ट, अगर हम बात करेंगे तो सोसाइटी में चेंज लानी है तो हम रेवोल्यूशनिस्ट, तो फोर्थ रिसर्च पैराडाइम रेवोल्यूशनिस्ट भी आ गए जो कहता है इनको छोड़ो, जो चीज समझ में आती है वहां की बात आती है उसको इम्प्लीमेंट करो। तो बेसिकली जब आप एनालिटिकल इंडक्शन करते हैं, चाहे आप ग्राउंडेड थ्योरी भी करते हैं, उसके अंदर उसमें आपने हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं लेनी, उसमें आपका क्वेश्चन आपने लोगों से आंसर देने शुरू कर देने, पर यहाँ पर आप लोगों ने उसका पूरा एक सेट बनाना है कि मैक्सिमम क्या होगा, आप किस रेंज में रहना चाहते हैं। जी ना। फिर आप एग्जामिनेशन ऑफ केसेस, आप जिन लोगों से इंटरव्यू लेंगे उनके ऊपर उसी हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन की बिना पे चलेंगे, क्योंकि जब आप ओपन चॉइस दे देंगे, टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाई हैपेंड इन लाहौर, व्हाई ब्लास्ट हैपेंड इन लाहौर, हर आदमी की एक्सप्लेनेशन लेता है। लेकिन जब आप इस सिनेरियो में रहते चलेंगे, आप समझते हैं कि अगर ये ब्लास्ट हुआ था इसका वजह इंटरनल सिक्योरिटी थी, आई प्लेज योर माइंड, समझिए ना, कि जब मैं आपका माइंड प्लेज कर लूंगा फिर आप हाँ मैं नहीं समझता, हाँ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, फिर ये आएगी, ये हेल्प करेगा। लेकिन आप उसे ओपन क्वेश्चन करेंगे जैसा ग्राउंडेड थ्योरी में करते हैं, फिर तो बहुत ही डेप्थ में चला जाएगा, फिर तो वो बहुत मुश्किल है कि आपके तमाम केसेस जो आपस में सिमिलर हों वो डेविएट हों। ऐसा करने से आप उनको देख करते हैं, साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम उनको माइंड को कैप्चर कर लेते हैं, उसी में रह के सोचने में मजबूर करते हैं और वहां से आंसर लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। एग्जामिनेशन करते हैं, डेविंग केसेस नॉट कंफर्मिंग हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन, नो डेविंग इन हाइपोथेसिस कंफर्म। अगर तो आपकी बात से तमाम लोग कंफर्म करते हैं फिर तो ये सब खत्म, फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है। आपने जो भी उस बिना पे लोगों से आंसर किया तमाम, हाँ वी एग्री विद यू, आप कराची जाते हैं, ग्वादर जाते हैं, कोटा जाते हैं, शावर जाते हैं, सांबा जाते हैं, घोर जाते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, जो तमाम के तमाम केसेस आपके साथ कंफर्म करें, डेविएशन नहीं आ रही, आपका हाइपोथेसिस जो आपने सोचा था, जो आपके ज़हन में क्वेश्चन था वो कंफर्म हो गए, और फिर आप उसकी बिना पे आपने नेशनल पेंडिकल कहा कि ये हाइपोथेसिस हम प्रपोज करते हैं, ये दुनिया में बात की है, लेकिन डेविएशन मिल जाती है। फिर क्या करेंगे, री फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, आप अपने एक्सप्लेनेशन दोबारा चेंज करें, आपकी उसमें कमी है, आपकी उसमें कमी है, क्योंकि अगर आप उसमें मैक्सिमम ऑप्शन सोचे थे तो फिर कैसे मुमकिन हो एक बंदा, मैं भी कह रहा हूँ, अगर आप साहब क्या मेरे साथ एग्री करते हैं, बात करता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी अगर वीक होगी तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल को मौका मिलेगा काम करने का, ये एक मिथ की बात कर रहा हूँ। तो वो डेविएट करता है मुझसे बात करें, डेविएट करेगा इसका मतलब मेरी रिसर्च में कमी है, मेरी उस प्रॉब्लम को जो भी मैंने काम किया उसमें कमी है, आप उसको रिफॉर्मुलेट करें और दोबारा से फिर ये प्रोसेस शुरू होगा, फिर यहाँ से दोबारा प्रोसेस यहाँ पे चला जाएगा, फिर दोबारा आप देखेंगे डेविएशन तो नहीं, डेविएशन मिलती लगे रहेंगे। अगर आप बार बार करते हो डेविएशन होती रहती है, हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन रीड डिफाइंड टू एक्सक्लूड डेविएंट केसेस, ये आपके उसमें काम करना है एग्जामिनेशन करने के लिए। अगर डेविएशन मिलती रहेगी आप करते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम क्या है। वैसे अच्छी रिसर्च में डेविएशन नहीं होती, आपने जब रिसर्च करनी है आपने पहले सोसाइटी पर्सपेक्टिव को देख के बात करनी। मैं अगर आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने तमाम चीज़ों को, तमाम फैक्टर को एनालाइज कर चुका हूँ यहाँ पे, कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी वीक है तो एक्सटर्नली थ्रेट तो जरूर अवेलेबल होगा हमारे पास। दिस इज एनालिटिकल इंडक्शन। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हम कैसे एनालिसिस करेंगे, इस थ्योरी के अंदर भी हम ग्राउंडेड थ्योरी को घुसा सकते हैं। वो तो कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ केसेस, हाउ शुड वी एग्जामिन, ये तो मेथोडोलॉजी बता दी किस तरह करना है, कौन से मेथड से एग्जामिन करना है, तो हम इसके अंदर भी ग्राउंडेड थ्योरी लगा सकते हैं। लेकिन एनालिटिकल इंडक्शन का जो पहले लोगों को जिन कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर किया कि व्हाट इज एनालिटिकल इंडक्शन। किसी भी बुक में किसी भी चैप्टर में जाएंगे वो एक डेफिनेशन और एक जो चीजें आपके सामने रखी है इससे ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन किया होगा। बाकी आपके पास अगर कोई लाइव एक्शन है, आप रिसर्च करते हैं, मुझे अपने साथ शामिल करें, हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या I'm going to वो है उसको जरूरी है, क्योंकि मुझे पता था कुछ एक दो लोग ने जब रजिस्ट्रेशन करवाया मैं मुझे ग्राउंडेड थ्योरी को डिस्कस करना है। डिसएग्री नहीं होना चाहिए क्या, नो डेविएशन, या दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपकी जो हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम है ये बड़ी स्ट्रांग किस्म की होनी चाहिए। ये आपके पास लिटरेचर, जैसे मैंने अभी जो बात की आपके सामने, इसका मतलब ये मेरे पूरा सिनेरियो है जो पिछले मैं 6 महीने में 8 महीने में रिसर्च कर रहा हूँ, आप डेविएट करें इससे
ठीक है ना। तो इसलिए इसमें लोग कम जाते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी क्यों फॉलो करते हैं वो मैं बताता हूँ। उसमें आपका ओपन 3 हैंड है आपके पास, आपने उसमें अपनी मतलब की बात पे तमाम लोग इकट्ठे करने हैं, जो डाइवर्ट करता है साइड पर रखने हैं, उसके 2-3 हैं, अपनी बात को सपोर्ट करना आपने, फिर बाद में उसको टेस्टिंग में जाएंगे। सर deviation numbers are all in cases case. So is it like useful to do another induction? जहां पे आपकी डेविएशन 1 पे भी हो गई ना, आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। आगे नहीं, एक डेविएट कर रहा तो कोई मसला नहीं। मैं कह रहा हूँ 20 करोड़ की 20 करोड़ आप डेविएट नहीं करनी चाहिए। नो डेविएशन, यूनिवर्सल ट्रुथ बनाना है ना, यूनिवर्सल मिथ बनाना है। अल्लाह हेल्प हू हेल्प देमसेल्व्स। आप क्या समझते हैं कि ये मुफ्त में उठ के बाहर बात आ गई है? जन्नत ट्रुथ है ना, अल्लाह हेल्प हू हेल्प देमसेल्व्स। ये कैसे आ गया? नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम तो कहते हैं यार इट्स इम्पॉसिबल, पर रिसर्च क्या कहती है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। उसी की बात है ना। उसी में भी मेरे उस्ताद बयान करते हैं फरहाद शीरी की स्टोरी कि फरहाद ने एक रात में नहर भी निकाली और कुदरत ने जब उसको सपोर्ट किया तो नहर पानी में दूध में कन्वर्ट हो गई। अब लोग नहीं मानते, लेकिन उनका कहने का मकसद नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ था पॉइंट यहां तक पहुंचा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अगर हम बात करते हैं, लोग नहीं मानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, लेकिन आप उससे डिस्कस करें सब कहेंगे हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। तो जितने भी ये स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये यूनिवर्सल मिथ हैं, दिस आर द आउटकम ऑफ एनालिटिकल इंडक्शन। लेकिन इसमें तो फिर आप कोई भी लॉ इससे तो हर लॉ का कोई ना कोई अपडेट कोई भी बना के देखिए, क्रिटिसिज्म होना ये खूबसूरती है एक रिसर्च की, पर आप खुद आप फर्म हैं इस चीज के ऊपर। आप कहते हैं यार मेरा कोई भी केस डेविएट नहीं था, उस वक्त हो सकता है डेविएट ना करें। आज हम कह रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी मैटर करती है एक्सटर्नल सेट के लिए। अगर इंशाल्लाह ताला जिस पहले सिचुएशन थी ये दोबारा कंट्रोल कर लेते हैं और कोई फॉरनर आता है और उसके होते 10 साल गुजरते हैं, जब उसको कहता हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी का एक्सटर्नल थ्रेट होता है तो वो शायद मेरी बात को बिलीव ना करे। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो जो कंडीशन थी वो चेंज हो चुकी होंगी। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट इसकी मतलब रिव्यू फॉलो करें कि एक भी डेविएट ना हो, इसमें बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपको कोई भी ला दिया ना सर, इसीलिए बोला कि आपने जब ऐसे टॉपिक को पकड़ना है तो उससे पहले आपकी लिटरेचर रिव्यू तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी जो रिसर्च है वो पता हो कि आपको इस चीज का हो कि कोई भी डेविएट नहीं करेगा। इसलिए मैं आपकी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। ये एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कोई मतलब ये थ्योरी है अगर पाकिस्तान में एप्लीकेबल है तो नहीं, इसके लिए जब आपने बात देखिए, मैंने क्या बोला कि अल्लाह हेल्प हू हेल्प देमसेल्व्स, ये किस पे फिट नहीं होता, ये पूरी दुनिया पे फिट होता है। जो बुतों को भी मानने वाले हैं, चलो अल्लाह माफ करे, वो बुत को खुदा समझते हैं, लेकिन वो ये तो कहते हैं कि अल्लाह हेल्प हू हेल्प देमसेल्व्स। जो एथियस्ट है उनको मानेंगे, वो तो फिर देखिए वो ये कहेंगे कि अपना कुछ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ जाएंगे ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गए। उन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रखा है ना, वो कहते हैं पुरानी ये लॉ ऑफ सोसाइटी आपकी हेल्प करती है, वो इस बात पे आ जाते हैं जो बात कहना चाह रहे हैं। तो कहने के ये बात ठीक है, अगर यूनिवर्सल टू दी अफेक्ट्स की टॉपिक के तौर पर लेते हैं तो फिर इसमें डिविएशन होना मुमकिन नहीं है। अगर हो जाए तो फिर हम उसको हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम को रिविजिट कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर फर्ज करें हम जनरल टॉपिक्स में अगर रिसर्च कर रहे हैं जिस तरह सर ने किया, तो उसमें अगर हम वी आर लुकिंग फॉर कन्वर्जेंट रिस्पांस फ्रॉम ऑल रिस्पोंडेंट्स, तो क्या हम फिलोसॉफिकल टेक्स्ट से हट नहीं हुए in terms of qualitative research reports? क्या ये positivism नहीं बनता है? No. उसका philosophical you're going to interpret this because you are interpreting your thought. आपके दिन में क्वेश्चन आया, तो you're interpreting and you're trying to construct a theory, the pure myth, psychological view। अगर आप उसमें बात करें, अगर आपको philosophical assumptions clear हैं, तो एपिस्टेमोलॉजिकली हम पॉजिटिविस्ट नहीं है। पॉजिटिविस्ट मीन कि आपने तो क्वालिटेटिव कन्वर्जेंस मीन कि यू नीड अ सपोर्ट। आप जो बात कह रहे हैं उसमें कोई डेविएट नहीं करता। ये आपके एज अ इंटरप्रेटर मेरा टेक ये है कि भाई देयर आर मल्टीपल रियलिटीज, मल्टीपल रिस्पांसेस, मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स, Okay, I agree. मीनिंग्स। I agree. Why you I'm looking for the convergence all the time? Okay. Now, if you're thinking as a interpretivist, now is your choice whether to structuralist, whether to वो क्या बोलेंगे उसके लिए इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू मेरा इंटरप्रेटिविस्ट है, लेकिन ओंटोलॉजिकल व्यू मेरा स्ट्रक्चरलिस्ट है। अंडरस्टैंड? अब आप उसको ये ना चले, जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो आपने इंटरप्रेटिविस्ट रहना है और साथ में आपने कंस्ट्रक्शनिस्ट रहना है। Even in this sense, half departure नहीं है क्या? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, मुझे तो हाफ डिपार्चर लगता है।
अगर यहाँ तो स्ट्रक्चरल स्टांस लेते हैं, हमारा टोटली पोजीशन तो इंटरप्रेटिविस्ट है। अच्छा देखिए, इंटरप्रेटिविस्ट आप ये समझते हैं कि इंटरप्रेटिविस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं हो सकते? ये थोड़ा सा अगर जिनको नहीं समझ आ रही है, ये फिलॉसफी की बात हो रही है। ये स्ट्रक्चरलिस्ट हो सकते हैं, टोटली स्ट्रक्चरलिस्ट है, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, यू क्रिटिक द वेरी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। कंस्ट्रक्ट आप देखें हुआ क्या कि इंटरप्रेटिविज्म है ही इस चीज का। ये सारे इंटरप्रेटिविस्ट है, इसमें न वर्ड्स इन्वॉल्व है, इसमें हम सोचना है, ये सारे इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च है। आपने इंटरप्रेटिविस्ट को डील किया, आपके जहन में क्वेश्चन एक राइज हुआ, क्वेश्चन आपके पास है, अब उस क्वेश्चन के ऊपर या तो ओपन इंटरव्यू करें, प्योरली जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है उसके ऊपर बिलीव करें, आप अपनी राय शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं अपनी राय शामिल करता हूँ, दिस इज द डिफरेंस। जब आप राय शामिल करेंगे तो यू आर लिटिल बिट गोइंग टू द स्ट्रक्चरिस्ट, कि आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो और उसको लेके कहते हो कि ये स्ट्रक्चर मैंने प्रूव करना है। अब वो प्रूव नहीं करना, बेसिकली उससे राय लेनी है कि आपने डेविएशन हो, तो ये काफी सारी क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा, बट आई एम ट्राइंग टू डिफाइन कि ये अप्रोच इंटरप्रेटिविस्ट के साथ स्ट्रक्चरलिस्ट की तरफ जाती है। जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो इंटरप्रेटिविस्ट के साथ कंस्ट्रक्शंस के जाती है, उसमें थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें हम अपना जाती बिलीफ नहीं शामिल करते। इसमें आपने जो बात की ये क्रिटिसिज्म है, ग्राउंडेड थ्योरी में एक क्रिटिसिज्म है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, जो आपने थ्योरी निकाली है सही थ्योरी हो सकता है कि आपकी पर्सनल इसमें बायसनेस शामिल हुई हो, तो उसके लिए फिर वो कहते हैं कि आप 3 4 5 लोग मिलकर एक सर्टिफिकेट करें तो फिर वो ज्यादा लोग उस पर बिलीव करेंगे। लेकिन वो कंस्ट्रक्शनिस्ट स्टांस की तरफ है, ये स्ट्रक्चरलिस्ट की तरफ नहीं है।